और आइए डालते हैं नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए को 17% से बढ़ाकर 28% किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज किया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डियरनेस अलाउंस यानी डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया। जापान के टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे यूपी के खिलाड़ियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया। सीएम योगी ने ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों को गुड लक कहा और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। जिन खिलाड़ियों से सीएम योगी ने संवाद किया उनमें मेरठ के 5 खिलाड़ी, बुलंदशहर के 3, चंदौली से 1 और वाराणसी से 1 खिलाड़ी शामिल थे। ये सभी खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिंदुस्तान को टोक्यो में रिप्रेजेंट करेंगे। एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। और टीम खेल में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार प्रदान करती है। योगी सरकार ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। 23 जुलाई से जापान के टोक्यो में शुरू होने जा रहे ओलंपिक के लिए भारत के 126 खिलाड़ी 17 जुलाई को उड़ान भरेंगे, जिसमें 10 खिलाड़ी यूपी के भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस नरिमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा है कि वो शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यूपी में कांवड़ यात्रा जरूर होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीज़ों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। दरअसल मंगलवार को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि इसके उलट योगी सरकार कांवड़ यात्रा कराने के लिए इच्छुक है। बता दें कि कांवड़ यात्रा में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इस वजह से जगह जगह भीड़ उमड़ने की आशंका रहती है और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। पीएम मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी यहां करीब 5 घंटे मौजूद रहेंगे और 5 घंटे में काशी को 1583 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो का तोहफा शामिल है। वहीं कुछ नई योजनाओं की बुनियाद भी पीएम रखेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए काशी में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रशासन तक पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बने इस एमसीएच विंग में है, जहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है महिलाओं और बच्चों के लिए।
यहाँ की खास बात ये होगी कि न केवल वो अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, बल्कि यहाँ पर वो डॉक्टरों के साथ संवाद भी करेंगे, तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सजावट में जापान की झलक दिखाई दे रही है। कन्वेंशन सेंटर को जापानी शैली में सजाया गया है। जापानी फूल, जापानीज बम्बू और हाथ के पंखे आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को दोनों देशों के सहयोग से तैयार किया गया है। गुरुवार को पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। राम मंदिर निर्माण में घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने योगी सरकार पर एक नया आरोप लगाया है। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना काल में मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि घोटाले के खुलासे के बाद भी सरकार ने अब तक कार्रवाई नहीं की। संजय सिंह ने बताया कि हमने लखनऊ के हजरतगंज थाने में चिकित्सा शिक्षा मंत्री समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज के लिए तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो वो कोर्ट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के नाम पर बड़े पैमाने पर चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ। बच्चों के वेंटिलेटर खरीदने के नाम पे, तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदने के नाम पे, और इससे संबंधित मैंने अनेकों कागज सामने किए कि जो वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश के ही केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में 10 लाख में खरीदा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे मेडिकल कॉलेज में 27 लाख, 22 लाख, 35 लाख मनमाने ढंग से खरीद रही है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन करीब 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और बिना भेदभाव प्रदेश का विकास हो रहा है। सबका साथ सबके विकास के फॉर्मूले पर सरकार चल रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कोरोना काल में निगरानी समितियों के काम को भी सराहा। उसमें समग्रता छिपी होती है, सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है। कोरोना पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोरोना काबू में है, लेकिन लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सीएम ने लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गांव में मेडिकल किट बांट रही है। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकियों के तार पाकिस्तान कश्मीर के साथ अब कानपुर से भी जुड़े सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से इन दोनों आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे और कश्मीर में इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग लखनऊ और कानपुर में सक्रिय हो गए थे। स्लीपर सेल की तरह काम करते हुए इन दोनों ने कानपुर में 24 लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दी। एटीएस को ये भी जानकारी हाथ लगी है, इनका मास्टरमाइंड अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी कानपुर आया था और महिला मानव बम की फौज भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था। पकड़े गए आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन जिस सेंटर मॉड्यूल के साथ काम कर रहे थे वो बेहद ही खतरनाक था। ये दोनों आतंकी लखनऊ और कानपुर में 24 लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दे चुके थे। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकी से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद एटीएस की टीम ने कानपुर में लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। बरेली में देर रात गश्त पर निकले दरोगा को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। प्रवीण कुमार आंवला थाने के कस्बा चौकी इंचार्ज हैं। देर रात वो अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान तहसील रोड पर दरोगा ने युवक को एटीएम के पास खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही दरोगा ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया, बेखौफ बदमाश ने दरोगा को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे साथी पुलिसकर्मियों ने घायल दरोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। एक उसकी में था, वो फोन ले लिया, मैंने उसकी वीडियो बना ली। जैसे वीडियो बना कर मैं चलो चौकी, तो तभी एक लड़का और एक लड़की एटीएम से निकली, शटर उठा के, शटर बंद था उस समय। एटीएम में से जो लड़का निकला उसके हाथ में तमंचा था, उसने तुरंत मेरे ऊपर फायर झोंक दी। मैं अपनी चौकी की तरफ भागने लगा, मोटरसाइकिल मेरी वहीं गिर गई। जैसे चौकी की तरफ भागा, मेरा पैर वहाँ एक चैनल था उसमें लगा, मैं गिर गया। दोबारा फिर लोड होकर दोबारा फिर मुझे फायर मारा। एसएसपी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। गोली मारने वाले 3 लोगों में से एक महिला भी शामिल थी और ये लोग कस्बे में लगा एटीएम काटने की कोशिश में थे। बुलंदशहर में खुर्जानगर कोतवाली इलाके के हरी एनक्लेव कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में मां बेटी की खून से लथपथ लाश मिली। हत्या के बाद हत्यारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक शिकारपुर के रहने वाले रमेश का परिवार कुछ ही दिन पहले खुर्जा में शिफ्ट हुआ था। ये न्यू हरी एनक्लेव में एक माँ और बेटे की डेड बॉडी मिली है। ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, इस पर पुलिस आकर के छानबीन की है।
प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन ये भी पता चला है कि ये दरवाज़ा बिना पहचान वाले को दरवाज़ा नहीं खोलती थी। इससे पता चलता है कि कोई परिचित इनका आया है और उसी के द्वारा ये घटना कार्य किए जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद अभी पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और पुलिस अधिकारी घटना का जल्द खुलासा करने का दावा भी कर रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।